चैप्टर 3 बहुत इजी है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, नथिंग एल्स। मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पेइंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइसिंग। पेइंग ऑफ मीन्स, यस, प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को, है ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। फॉरवर्ड, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है टू बाय और सेल अ असेट ऑन स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। स्पेसिफिक डेट यानी कि हमने, आपने मिलके डिसाइड किया, हम दो लोगों ने, दो पार्टीज हैं हम, हमने डिसाइड किया कि हम आने वाले कोई भी एक पर्टिकुलर डेट अपन ने डिसाइड कर लिया कि उस दिन अपन बाय एंड सेल करेंगे। ठीक है, जो भी टर्म है वो डिसाइडेड हुए टुडे। ठीक है, तो फॉरवर्ड आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी में यूज नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल है, एस्यूम मई 11 मई 2024 यू वांट टू परचेज गोल्ड फ्रॉम अ गोल्ड स्मिथ। ठीक है, यस, एनी प्रॉब्लम? I don't think so, sir. ओके, forward are widely used in commodity, foreign exchange and interest rate market. Okay, assume that on 11 May 11 2024 you want to purchase gold from a goldsmith. ठीक है, the price of gold on this day is 62,130. Okay, for 10 gram of gold. Okay, and goldsmith agree to sell you gold at this price. Okay, so you pay him 62,130 for 10 gram of gold. This is the cash market transaction at a price and referred to as a spot price. Okay, तो 11 मई 2024 को आप चाहते हैं कि आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आप गोल्ड स्मिथ के पास गए। उस दिन गोल्ड का प्राइस था 62,130 फॉर 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, द गोल्ड स्मिथ एग्री टू सेल यू गोल्ड एट दिस प्राइस। ठीक है, तो यू पे हिम 62,130। तो वो हुआ कैश मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि आपने सेम डे, आप गए, आपने डिसाइड किया, ओके, और सेम डे आपने कैश उनको दिया, आपने गोल्ड खरीदा। लेकिन इफ, अगर आप डिलीवरी चाहते हैं कि आप 11 मई 2024 को आप डिलीवरी नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप डिलीवरी गोल्ड की चाहते हैं एक महीने बाद की। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ कोड यू 62,337 फॉर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है वो 62,130। ठीक है, लेकिन अब गोल्ड स्मिथ ये चाहते हैं, ये आपने कोट किया कुछ रेट ज्यादा। ठीक है, यू एग्री टू यू एग्री टू फॉरवर्ड प्राइस फॉर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड गो अवे। ठीक है, तो इन दिस एग्जांपल यू हैव बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप आज नहीं खरीदना चाहते, आप एक महीने बाद खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ पैसे ज्यादा देंगे, आप एग्री हो गए। तो ये होता है, आप बाय करना चाहते हैं तो यू आर लॉन्ग फॉरवर्ड। ठीक है, और वेयर एज द गोल्ड स्मिथ हैज सोल्ड अ फॉरवर्ड, तो वो क्या हुए, शॉर्ट फॉरवर्ड। आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग फॉरवर्ड हुए, और गोल्ड स्मिथ जो सेल करना चाहते हैं वो हुए शॉर्ट फॉरवर्ड। ठीक है, वहां पे कोई एक्सचेंज मनी का नहीं हुआ और गोल्ड का। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ आप कम बैक हुए, आपने गोल्ड स्मिथ को 62,337 रुपीज पेड किया और आपने उनसे गोल्ड ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में both the parties are obliged to go through with the contract irrespective of value of the underlying assets, ठीक है, at the time of delivery, ठीक है। आप चाहते हैं, ठीक है, तो दो पार्टीज ने मिलके ऑब्लिगेशन लिया कॉन्ट्रैक्ट का, वैल्यू का और टाइम ऑफ डिलीवरी का। तो एसेंशियल फीचर ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। All the term of contract like price, quantity and quality of underlying delivery, term like place, settlement procedure are fixed on the day of entering into the contract. दो पार्टीज के बीच, तो फॉरवर्ड इज अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। It is a bilateral contract and the all term of the contract like price, quantity and quality of underlying and delivery term, settlement procedure, all are fixed on कॉन्ट्रैक्ट डेट, ठीक है, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की, ठीक है। फॉरवर्ड आर बाइलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन वेयर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड प्लेस आर निगोशिएटेड। जब भी अपन बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं तो प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड प्लेस दोनों का निगोशिएशन दोनों पार्टी के बीच में होता है, वो हम मिलके डिसाइड करते हैं, ठीक है। एनी अल्टरेशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं, कोई अल्टरेशन चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में, अगर दोनों पार्टी एग्री है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, कौन यूज करता है ओटीसी? कॉर्पोरेशन, ट्रेडर एंड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस extensively use OTC transaction to meet their specific requirement. Okay. The essential idea of entering into the forward is to fix the price. ठीक है, मेन आइडिया क्या होता है फॉरवर्ड का? कि आपने प्राइस फिक्स कर लिया कि मुझे इस प्राइस में चाहिए, ठीक है। उसका फायदा क्या है? आप प्राइस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। आने वाले 1 महीने 2 महीने बाद जो भी प्राइस में मूवमेंट हो उसको आप उस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। इफ आफ्टर 1 मंथ द गोल्ड ट्रेड एट 62,700, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली थी 62,337, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा? 363 रुपीज पर 10 ग्राम, ठीक है। इफ कॉन्ट्रैक्ट 62,100 चला जाता है एक्सपायर यानी कि स्पॉट प्राइस में, तो आपको लॉस होगा 237 रुपीज का, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है? मेजर लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड, पहला आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल द डिजायर क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ओके, अगर आप चाहते हैं, लिक्विडिटी मींस क्यों ऐसा रिस्क है? क्यों ऐसा रिस्क है? क्योंकि वहां पे केवल दो पार्टीज है, ठीक है। टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए अदर मार्केट पार्टिसिपेंट उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इवन फॉरवर्ड आर नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ठीक है, which make it difficult for other market participant to easily access this contract or contracting price, ठीक है। ये टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड मीन्स दोनों पार्टीज मिलके बनाती हैं, तो इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, केवल दो पार्टीज होते हैं। फिर होता है काउंटर पार्टी रिस्क। इसका क्या मतलब है? कि कोई भी पार्टी, दो पार्टीज है यहाँ पे 1 और 1, कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, या तो आपको गोल्ड नहीं मिला या तो पैसे नहीं मिले, कोई भी पार्टी उसमें डिफॉल्ट करने की संभावना होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी एंटर इनटू अ बाइलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है, वेयर ए विल परचेज 100 kg ऑफ राइस, ठीक है, एट 40 पर केजी, ठीक है, फ्रॉम बी आफ्टर 6 मंथ। ए चाहते हैं कि वो 100 किलो ऑफ राइस 40 रुपए 40 रुपीज पर केजी वो बाय करेंगे, ठीक है, फ्रॉम बी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो ए इज काउंटर पार्टी टू बी और वाइस वर्सा, बी इज काउंटर पार्टी टू ए, बट आफ्टर 6 मंथ द प्राइस ऑफ राइस इज 50 रुपीज इन द मार्केट, सो देन बी में डिक्लाइन, बी हो सकता है डिक्लाइन कर दे क्योंकि उनको 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 6 मंथ बाद
इफ प्राइस फॉल टू ₹35, ठीक है, देन हाँ ओके 6 मंथ बाद वो ₹35 अगर आ जाता है तो ए में परचेज फ्रॉम मार्केट एट लोअर प्राइस, तो दोनों पार्टी ऑनर नहीं करे ये भी एक डिफॉल्ट की संभावना होगी, ठीक है, कि उनको मार्केट में ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा है तो वो मार्केट में उसे सेल करके या मार्केट से बाय करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। दिस रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ओके। तो इन एडिशन टू illiquidity और काउंटर पार्टी देयर आर सेवरल अदर रिस्क लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सेटलमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है लिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क। इन दोनों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत लॉट ऑफ टाइम दे आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि ओवरकम टू द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। तो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज to buy or sell a fixed amount of commodity or financial asset on future date at agreed price, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। कभी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहां बनेगा, ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, आपको बाय और सेल करने, चाहे वो एमसीएक्स हो, चाहे सेंसेक्स निफ्टी हो, एनएससी हो, चाहे बीएससी, ठीक है। इन सिंपल टर्म फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ओके, ठीक है। द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, फ्यूचर में क्या क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एसोसिएट होता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, जो विच गारंटीड सेटलमेंट ऑफ दिस ट्रेड, ओके। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन एसोसिएट विद एक्सचेंज गारंटी सेटलमेंट ऑफ दिस, ठीक है। अ ट्रेडर हु बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, टेक अ लॉन्ग पोजीशन, और हु सेल अ फ्यूचर टेक अ शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। The word buy and sell are figurative only because no money or underlying asset change hands, ठीक है, between buyer और seller, ठीक है, when deal is originated, okay। जो फ्यूचर में लॉन्ग फ्यूचर को बाय करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन, और जो फ्यूचर को सेल करते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, ओके। तो फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, सेकेंड सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज, प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, मार्जिन पेएबल बाय बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज के द्वारा मार्जिन पेड की जाती है, क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिसाइडेड टुडे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर डिसाइडेड बाय, जो एक स्टैंडर्ड का होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो चाह वो खरीद लिया, जो चाह वो सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता, उसमें स्टैंडर्ड का होता है, ओके। ऑल क्लियर यहां तक, एनी डाउट्स, हाँ सर। ओके। लिमिटेशंस क्या है, a future contract are standard contract introduced by the exchange, they too have certain limitation in context of limited maturity, limited underlying set, lack of flexibility in contract design, और इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होता है ना, अकाउंट ऑफ एमटीएम सेटलमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। फिर देखिए एक एग्जांपल यहां पे देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंडेक्स फ्यूचर, जैसे यहां पे दिया गया है, द एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
जो भी टर्म एंड कंडीशन है एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक है, अदर देन द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात की? आपको आपका जो टर्म एंड कंडीशंस है एक्सचेंज के, वो डिसाइड कौन करता है? एक्सचेंज। लेकिन प्राइस को एक्सचेंज डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। द टर्म एंड कंडीशन आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो टर्म एंड कंडीशन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द सलाइंट फीचर ऑफ डेरिवेटिव, जैसे मैच्योरिटी, एक्सपायरी कब की है, कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट साइज, टिक साइज, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है निफ्टी फ्यूचर का 3 अक्टूबर 2024। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप है इंडेक्स फ्यूचर, अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी 50, ठीक है। एक्सपायरी अक्टूबर 31 2024, ओपन प्राइस 25,670, सेम डे प्राइस कितना हाई गया 25,818, लोअर प्राइस जो उस दिन का लो बना, ठीक है। फिर क्लोजिंग प्राइस 25,475, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड कितने, 1,17,48,115, ठीक है, 50, टर्नओवर 30 लैक्स, ठीक है, 30 लैक्स, ये हुआ 30 लाख करोड़, ठीक है। सॉरी 30 लैक्स ये रुपीज में है ना, इन लैक्स, तो इतने लैक्स रुपीज हुआ, करोड़ नहीं। अंडरलाइन वैल्यू, अंडरलाइन मीन्स कि नॉर्मल निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है? तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट रिफर टू द इंडेक्स और स्टॉक ऑन विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड। तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट यहां पे क्या हुआ, निफ्टी, ओके। और अंडरलाइंग प्राइस क्या हुआ, जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है, फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर का नहीं, जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इन अबोव एग्जांपल अंडरलाइंग असेट इज निफ्टी 50, ओके। और अंडरलाइंग प्राइस इन द स्पॉट प्राइस और द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग असेट ट्रेडेड इन द कैश मार्केट, जो कैश मार्केट में अंडरलाइंग प्राइस का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन लॉट, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर किस में ट्रेड होता है? निफ्टी फ्यूचर किस में ट्रेड होता है? लॉट्स में, या उसके ऑप्शन भी किस में ट्रेड होते हैं? लॉट्स में, ठीक है। तो लॉट्स का भी साइज होता है कि कितने लॉट है। तो द लॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज। लॉट और कॉन्ट्रैक्ट साइज किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज आर डिफरेंट, सभी के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर ईच स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेडेड इन डेरिवेटिव सेगमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, आपने स्टॉक का देखा होगा, इंडेक्स का देखा होगा, किसी का 25 है, कुछ स्टॉक्स के होते हैं 250, किसी के 12,000, किसी के सबका होता है उनके प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज भी होते हैं एक्सचेंज के द्वारा टाइम टू टाइम, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द इंडेक्स लेवल एंड स्टॉक प्राइस, ठीक है। टू अराइव एट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वी मस्ट मल्टीप्लाई द फ्यूचर प्राइस विद द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज है करंटली 75, ठीक है, यहाँ पे 75 लिखा है, लेकिन अभी कितना है रियल में? 75, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर 25 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 6,36,893, ठीक है। सेबी मास्टर सर्कुलर फॉर स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन डेटेड 16 अक्टूबर 2023, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शन रिस्पेक्टिवली, द करेंट स्टिपुलेशन फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अ वैल्यू बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। जो लिमिट लास्ट टाइम सेट हुई थी 2015 में, ठीक है।
एंड उसके बाद क्या हुआ, 2015 के बाद से जो ब्रॉड मार्केट है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई 3 टाइम्स। ठीक है, तो पहले कितना था, 5 to 10। लेकिन सेबी ने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट सेल हैव अ वैल्यू नॉट लेस देन 10-15 लाख एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट। ठीक है, तो लॉट साइज सेल बी फिक्स्ड इन अ सच मैनर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑन डे ऑफ रिव्यू इज विद इन अ 15 to 20 लाख। ठीक है, आज के डेट में 15 से 20 लाख के बीच में है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉट साइज को इंक्रीज किया गया। ठीक है, विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 24। तो ये सब चीजें, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। और ये आपके नॉलेज के भी लिए भी जरूरी है कि आप जिस मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसका क्या साइज है, कैसे काम करता है, ये सब देखना। ओके, Sir, this contract value and lot size are different, right? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इट डिसाइडेड मीन्स No, no. लॉट साइज। ओके, No. आई विल एक्सप्लेन यू। Ah, Lot size of Nifty future is 75. Okay. okay. Into what is the current Nifty future price? Spot price. Suppose 25,400. No, it's a future price, not a spot price. Ah, For Nifty future contract, 75 into 25,475. Okay. Then decide 25,475 equal to how much is that? okay. Calculate it fast. 25,475. So approximately it's their value in between 19 lakhs. 15 to 20 lakhs, no? 19 So lakhs. that is the value of contract value. Okay. 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 That, Up, so that means SEBI has they have decided any contracts, it should be within 20 lakhs. 15 to 20 lakhs of Okay. of which when they introduce new derivative contracts, then they decide the value it's not less than 15. But though, since 2015, market has become 3 times. Okay. Okay, that's why they decided to increase the lot size to extend that contract value. Okay. Minimum it should be between 15 to 20 lakhs. It should Yeah, not be yeah, less than yeah. 15 lakhs. Oh, yes. Suppose today's market Nifty size is 75, na? Okay. So decide if you want the real value of contract, you can multiply by current future price of Nifty. Okay. 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 Understood. Okay. That's the contract value, and lot size is 75. Okay. Okay. 75. And for equities, they are different. Okay. For a bank, HDFC Bank, Reliance, and other stock, it's a different. Then next is contract cycle. It is a period over which a contract traded. ठीक है, index and stock future contract traded on NSE follow a 3-month trading cycle. Okay, निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट एनएससी में ट्रेड होता है उसकी 3-मंथ ट्रेडिंग साइकिल हो। मीन्स अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून। ओके, तो जून एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी, अगस्त एक्सपायरी, तो 3 मंथ। If June expiry completed, then July, August, September, 3 months. Okay. All clear. Contract size 3 month. Contract cycle 3 month. Okay. Even BSC offer trading on monthly as well as weekly future contract. Okay. All clear. Sir. Okay. Expiry date. What is the expiry date of Nifty today? Thursday. But Thursday. it is going to change from Thursday to Tuesday. Okay. So you have to be updated if you really if you are trading in new option and future, you have to be updated and you have to take every single point.
Okay, you have to know every single point. It is very difficult market. Expiry date is the date which derivative contract cease to exist. Means contract over. Last trading date of the contract means expiry date. ठीक है? On expiry date, all the contract are compulsory settled. Okay? Anyhow, compulsory settled all contract. If a position is to be continue, then it must be rollover. अगर आपको अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी है तो आप रोल ओवर टू अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑफ सेम अंडरलाइन। जैसे निफ्टी का भी इस महीने का एक्सपायरी हो जाएगा और आपको लगता है कि आपको अपनी पोजीशन बनाए रखना है तो आप रोल ओवर करें टू अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम अंडरलाइन। मैं इस चैप्टर को व्हाई आई एम डीपली टीचिंग यू, बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। They must ask question regarding rollover. They must ask question regarding expiry date, contract cycle, okay, contract multiplier. Everything is important. They ask about a forward contract also, okay. So for a long position, this means selling the expiry contract. What is the mean of rollover? Selling the expiring contract and buying the next month contract for long position. अगर आपने long position ली है तो आप इस महीने की जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायरी होने वाला है उसको सेल करेंगे और बाय करेंगे नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बोथ द साइड ऑफ रोल ओवर शुड बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। आपको सेम टाइम करना है, एक्सपायरी वाले को सेल किया और बाय कर लिया तुरंत, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है। बोथ द साइड ऑफ रोल ओवर, ठीक है, आपने एक्सपायरी वाले को सेल किया, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन नेक्स्ट मंथ की लेनी है तो सेल करके तुरंत बाय कर लिया, ठीक है। Nifty and Bank Nifty future contract and the stock futures listed on NSE मंथली एक्सपायरी कब होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। अगर उस दिन कुछ छुट्टी लीव हॉलीडे रहा तो लास्ट वेडनेसडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ, ठीक है, बिफोर द लास्ट थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है, इफ इट इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, ठीक है। Above example, October Nifty future contract ceased to trade on October 31, 2024. Okay. So all open position of October series will be compulsory settled by the exchange. तो exchange कब settle करेगा? 31 को settle करना है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी शुरू हो जाएगा ना, जैसे अक्टूबर का ओवर हुआ तो नवंबर दिसंबर, तो न्यू अब मैंने आपको बताया 3 मंथ साइकिल है, तो जनवरी का साइकिल कब शुरू होगा? जब अक्टूबर का साइकिल सेटल्ड हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नवंबर दिसंबर जनवरी, ओके। That means till January I can take futures and नो या यू कैन टेक अ टिल जनवरी पोजीशन, बट January. हाँ, बट 3 मंथ साइकिल ना। अगर अक्टूबर सीरीज इज नॉट ओवर और नॉट सेटल्ड, ओके, you have to wait if you want to trade on January 2025 future. तो और suppose this month is October, तो you have to wait till October contract settlement या और October month expiry. After October month expiry, you will take a position on January 2025 contract. Okay, all clear? Okay. Monthly future contract of Nifty Financial Service Index expire on last Thursday of their expiry. ठीक है. Monthly and weekly future contract of BSE, Sensex and BSE BankX have different expiry date. And what is the tick size? Very easy question they ask. It is minimum move allowed in the price quotation. Exchange decided the tick size on traded contract as a part of contract specificity. ठीक है. The tick size for Nifty future is 5 paisa. What is the tick size for Nifty future is 5 paisa. Okay. Means the minimum movement, आपको जो मूवमेंट मिलता है ना प्राइस में 5 पैसे का मूवमेंट है, कम से कम 5 पैसा, ठीक है।
The bid price is the price the buyer is willing to pay and ask price is the price at which the seller is willing to sell. तो bid and ask के बीच में 5 पैसे का डिफरेंस होगा बस, ठीक है? That means like minimum 5 paisa should be there. Yeah. If you want to buy something, the difference between the price is 5 paisa minimum. Minimum. ओके, और टिक साइज इतना ही होता है मिनिमम मूवमेंट 5 पैसे का. जैसे 25,000 चल रहा है तो 25,000 10 पैसा 15 20 पैसा, तो मल्टीपल ऑफ 5. Multiple of 5. Okay. मे बी. तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. एवरी टाइम दे आस्क टिक साइज 5 पैसा. ओके. Daily settlement price. The exchange follow a daily settlement procedure for open position equity index and stock future contract. Okay. All open position are settled daily based on daily settlement price for future contract. ठीक है. Which is calculated by the exchange on the basis of last half an hour weightage average price for that. ठीक है. एक्सचेंज जो होता है ना, उसमें जो डेली सेटलमेंट प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है? जो भी आपकी ओपन पोजीशन है इक्विटी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर में ऑन डेली बेसिस, तो लास्ट हाफ एन आवर वेटेज एवरेज प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लास्ट हाफ एन आवर वेटेज एवरेज प्राइस ऑफ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वहां से आप डिसाइड करते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस. तो डेली सेटलमेंट प्राइस विच इज कैलकुलेटेड बाई exchange on daily of last half an hour weighted average price of that future contract. Okay, clear? I mean, between 3 to 3:30, they will decide your telling, sir. हाँ, between 3 to 3:30. Between 3 to 3:30 weightage average price of that future contract, even index or stock. Okay. I Okay. mean, weighted average price means how they will calculate, sir? Weightage average. Last half an hour Okay. weightage average price. Okay. Last. Uh-huh. Okay, volume weightage average price. Okay. ओके, मींस लास्ट के हाफ एंड आवर में कितनी ट्रेडिंग हुई, कितना वेटेज हुआ. Okay. द डेली सेटलमेंट प्राइस, द डेली सेटलमेंट प्राइस इज डिफरेंट फॉर ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी मंथ. ठीक है. द डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ अक्टूबर निफ्टी फ्यूचर ऑन अक्टूबर 3 इज इट्स क्लोजिंग प्राइस 25,475. तो व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस? तो दे विल सेटल. तो 30 मिनट के प्राइस में वो सेटल होते हैं. अगर आप उस प्राइस में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको उतने पैसे प्लस में मिल जाएंगे अगर आप उस ट्रेड में हैं. अगर आपको लॉस होता है तो उतने पैसे आपको सेटलमेंट में देने पड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट डे फिर से आपकी फ्रेश पोजीशन होगी. एंड व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट प्राइस? This is the price at which all position in the near future contract are finally settled on expiry date of the near month future contract. Okay. It means open position in near future contract. The final settlement price is the closing price of relevant underlying assets in the cash segment. तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस में क्या होता है? जो आपका प्राइस है, एक सेकेंड, तो निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर 31 अक्टूबर को सेटल हो रहा है तो वो कैश प्राइस में जो प्राइस है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है कैश में ऑन कैश और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है, दोनों सेम होना चाहिए. ठीक है. वो सेटलमेंट प्राइस होता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अनुसार नहीं. जो स्टॉक कैश सेगमेंट में क्या प्राइस चल रहा है इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स और स्टॉक इन कैश सेगमेंट. दिस कॉल्ड फाइनल सेटलमेंट प्राइस. अगर कैश में कोई स्टॉक चल रहा है 100 रुपया एंड फ्यूचर प्राइस उसका चल रहा है 102, तो अगर कैश में क्लोजिंग होती है 100 में, तो फ्यूचर की भी जो सेटलमेंट फ्यूचर भी सेटल होगा तो वो 100 के ही रेट पे होगा. ऑल क्लियर?
Yeah, whether if it is 102, 103, but the future price will always हाँ be with the cash, whatever the cash price. हाँ, if cash price is 100, 102 or future price is 100, Okay. but price is settled on 102. with 102 because it is the price of cash. Okay, ऑन फ्यूचर के प्राइस पे वो सेटल नहीं होगा, कैश में जो चल रहा है उसी प्राइस पे सेटल होगा। ऑल क्लियर? Yes, sir. इट इज द वेरी बेसिक स्मॉल थिंग। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से शेयर करूं कि आपके मार्केट के लिए जब आप यहां से निकलें, जब ये कोर्स हो जाए और आप एग्जाम पास कर लेंगे या एग्जाम जब भी आप देंगे, उससे पहले भी अगर आप कभी मार्केट के में किसी से एफएनओ पे चर्चा करेंगे तो ये सब चीजें कोई नहीं बताता है जितना डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एंड व्हाट इज द ट्रेडिंग आवर? तो ट्रेडिंग आवर इज 9:15 to 3:30 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। एंड व्हाट इज ट्रेडिंग हॉलीडे? ट्रेडिंग हॉलीडे आर द डे ऑन विच नो ट्रेडिंग इज पॉसिबल एज एक्सचेंज आर क्लोज। तो ट्रेडिंग हॉलीडे इज डिफरेंट, and while clearing holiday are the days on which exchange are open. Okay, on clearing holidays exchange are open and trading is possible, but no clearing and settlement take place as bank are closed. Clear? Trading holiday and clearing holiday. Yes. Yeah. Okay. Or this is the BSC Sensex future contract size 10. You have to check the contract size on your broker platform. Okay. कई बार ये होता है बुक में कुछ अलग दिया रहता है। टिक साइज इज 5 पैसा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 सीरियल वीकली एंड 3 सीरियल मंथली। 7 सीरियल वीक माने इसमें इस वीक से कंटिन्यू 7 वीक तक इनका कॉन्ट्रैक्ट साइकिल आपको दिखेगा। ट्रेडिंग आवर 9:15 to 3:30। वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी फ्राइडे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फ्राइडे। ओके। फाइनल सेटलमेंट cash settlement based on the closing price of underlying index on expiry day. Okay. सर वो एक्सपायरेशन डे इज लाइक मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे होता है ना सर, लाइक वो इज बैंक BSC का, और बीएससी का है ना? ओके सर। BSC या BSC इज BSC का अलग है, NSC का अलग है। ओके ये इसलिए टू बी फ्रैंक समटाइम when I is my student face a problem on mocks because NSC and BSC sometimes they are little bit confusing. So because every 3 months they try to change the weekly expiry, monthly expiry. Sometimes they change the contract size. Sometimes they change the value. There are a number of confusion over here. But don't worry. Weekly contract BSC is Friday. ओके We are talking about BSC Sensex future. Okay. Okay. And contract size is different. Size is 10. Okay. The high correlation between the movement of Sensex and Nifty enable market participant to trade in Nifty and Sensex future as a part of pairs trading strategies. Okay. The availability of weekly future contract of on Sensex and different expiry date for the Sensex future, better trading and hedging opportunity to market participant. Okay. And next is some important terminology associated with the future contract. So first is basis. Okay. What is the basis? It is the difference between spot price and future price. Spot means cash price and future price is called basis. Spot price and future price difference called basis. If future price is greater than spot, the basis for assets is negative. Okay. If spot price is greater than future, basis for the asset is positive. Okay. Clear?
Clear? हाँ सर. Okay. If the future price is greater than spot, so basis for asset is negative. Is if the spot price is greater than future, basis for the asset is positive. Okay. Basis for 1 month contract would be different from basis for two or 3 month contract. Okay. एक मंथ के बेसिस में और बाकी 2 और 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है. डेफिनेशन ऑफ बेसिस इज इनकम्प्लीट अंटिल वी डिफाइन द बेसिस vis-a-vis फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. बेसिस फॉर फ्यूचर फॉर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस फॉर 2 मंथ. तो जितना दूर की एक्सपायरी होगी बेसिस में डिफरेंस होता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस इन द बेसिस फॉर 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड 2 मंथ should be essential to be equal to the cost of carry underlying between first and second. Okay. Or during the life of contract, the basis may be become negative or positive as there is the movement in future price and spot. Okay. Whatever the basis, कोई भी बेसिस हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इट बिकम जीरो एट मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ओके. मैंने आपसे बताया ना कि फ्यूचर प्राइस अगर 102 102 और स्पॉट प्राइस 100, तो बेसिस इज निगेटिव. और फ्यूचर प्राइस इज 100 और स्पॉट कैश स्पॉट प्राइस इज 102, तो बेसिस इज पॉजिटिव. बट on expiry date or settlement date it become a zero, no negative or positive, it's zero sum game. ठीक है. no difference between the future and spot price at the time of maturity or expiry of contract. Okay. Because the final settlement of future on last trading date take place at closing price of underlying asset. Okay. Clear? Yeah, clear. Sir, वो Okay. डिस्काउंट में मिलता है usually they will tell like is it the difference like they'll tell future is Discount and premium. that is that's the same like No, it's little that's the oh, same, but basis little bit different. I will explain you on next upcoming classes. okay. It is little bit same because the price is 100, cash price is 100 and future price is 102. Okay. It's mean negative basis. Okay. And cash price is 102 and future price is 100. It's a positive basis. Okay. Next is cost of carry. It is the relationship between the future and spot price. ये रिलेशन, जैसे मैं आज स्पॉट में किसी चीज को बाय करता हूं और उसको 1 मंथ के लिए रखता हूं. ठीक है. तो इट मेजर द स्टोरेज कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस और कैरी द असेट टिल डिलीवरी लेस द इनकम अर्न ऑन असेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड. फॉर इक्विटी डेरिवेटिव कैरी कॉस्ट इज इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस एंड द परचेस लेस माइनस डिविडेंड. ओके. कॉस्ट ऑफ कैरी को समझना है तो ऐसे समझिए कि मैंने किसी कमोडिटीज मार्केट में, मान लीजिए मैंने कोई कमोडिटी खरीदा, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे अगर खरीदा है तो मैंने कहीं से फिनेंस किया है, तो फिनेंस किया है तो उसका भी इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा. तो स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट. ठीक है. और कैरी द असेट टिल डिलीवरी. ओके. समटाइम वी अर्न sometime we earn on assets like a dividend, like a rental sometime. So carrying cost is the interest paid to the on equity derivative. इंटरेस्ट अपन ने कितना पेड किया, मान लीजिए मैंने कोई इक्विटी खरीदी फ्यूचर में या स्पॉट में, तो मैंने 1000 शेयर्स अगर खरीद रहा हूं, तो मैंने उसको फाइनेंस कराया होगा, तो उसका इंटरेस्ट मैं पेड करूंगा, तो वो ऐड होगा, और जो मुझे डिविडेंड अर्न होगा वो माइनस होगा. क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैरी. कॉस्ट ऑफ कैरी इज क्लियर. Yes sir. I mean Okay. it's
Not on an intraday basis, like on a swing. If I buy tomorrow and I have to pay whatever it is, the interest I have to pay. And if I No, it is all about you are holding your position till expiry. okay till expiry. Okay, okay. That's why they are charging cost of carry. You can buy it today itself and you can sell today itself any future contract. That's called trading. Okay. But they are talking about over about the hedging purpose, Mhm. speculators. uh, There are a number of players in the market, not only traders. Yeah, yeah. Okay. अब एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि द शेयर ऑफ एबीसी इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज इन कैश मार्केट. ओके. अ पर्सन, एक पर्सन है हु वांट टू बाय द शेयर बट डोंट हैव मनी. तो व्हाट ही वुड डू, he borrow 100 rupees at the rate of 6%. Okay. So he hold this share for 1 year. Okay. He expect the company to give 200% dividend on face value rupees 1. So dividend is 2 rupees. So net cost of carry 100 rupees. He buy a one share and he borrow 100 rupees at the rate of 6% per annum. So the break even future price of for him it should be 104, because 6 rupees is interest and he earned 2 rupees as a dividend. So net cost and carry charge is 4 rupees. All clear? Yes, sir. ओके. बाकी आप लोगों को वरुण जी, अथर्व जी, नेहा जी, एनी क्वेश्चंस? क्योंकि यहां से 20 नंबर्स के क्वेश्चंस है तो वी कैन इजीली गेट 18 अगर हमको एक एक टर्मिनोलॉजी डीप डेप्थ में अगर अपन ने सीख समझ गए तो अपन 18 नंबर्स तो ला सकते. ओके. नेक्स्ट इज मार्जिन अकाउंट. Sir, that means here that he's in a loss of rupees 4 rupees. नो, ही इज नॉट अ लॉस ऑफ 4 rupees. दैट्स मीन्स द फ्यूचर प्राइस फॉर हिम इज 104. Okay. We are not talking about the movement of the stock. Okay, okay. The future price how ओके. it is. हाँ, मे बी उनको लॉस कब होगा, जब ये 100 रुपए का शेयर है. हो सकता है कि कोई न्यूज आए और 50 रुपीज हो जाए तो उनको तो लॉस 50 रुपीज का भी हो सकता है. सपोज वो 100 रुपए का शेयर 200 चला गया तो उनको प्रॉफिट भी हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्राइस. Okay. Okay, the future price, how it works, how it calculates. Okay. ओके. ओके. देन मार्जिन अकाउंट. एज द एक्सचेंज गारंटी द सेटलमेंट. एक्सचेंज गारंटी लेता है द सेटलमेंट की फॉर ऑल द ट्रेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द डिफॉल्ट बाय आइदर काउंटर पार्टी. ठीक है. खुद को डिफॉल्ट होने से काउंटर पार्टी से क्या करते हैं, वेरियस मार्जिन चार्ज करते हैं. आप चाहे फ्यूचर में बाय करो या सेल करो, आपको इनिशियल मार्जिन पेड करनी होती है. तो इनिशियल मार्जिन क्या हो, द अमाउंट वन नीड टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is known as the initial margin. Okay. He expect the market to go up, so he take a long nifty future position. Okay. So suppose the contract value is 5,56,000. Okay. और investor want long position, यानी कि वो long position में जाना चाहते हैं मई till expiry मई 30, 2024. ओके. तो उनको कितना 10% इनिशियल मार्जिन देनी होगी. तो कितना हुआ मार्जिन, 55,000. अगर आपको एक लॉट कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग करना है तो एटलीस्ट 55,000 आपको देना. ठीक है. ऑल क्लियर. एज अ इनिशियल मार्जिन बोथ बायर और सेलर. आप लॉन्ग जा रहे हो शॉर्ट जा रहे नहीं, मतलब आपको दोनों को 55,000 रुपया देना है. 55,000 यू हैव टू पे टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज मार्किंग टू मार्केट. ओके. तो एमटीएम का फुल फॉर्म आता है. समटाइम दे आस्क व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीएम. तो मार्किंग टू मार्केट.
Okay. In future contract, while contract have maturity of several months, चाहे several month की क्यों ना हो, जो profit and loss are settled on day to day basis. Okay. जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डे टू डे में सेटल होता है, कॉल्ड मार्क टू मार्केट. ओके, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट. तो द एक्सचेंज कलेक्ट दिस मार्जिन फ्रॉम द लॉस मेकिंग पार्टिसिपेंट एंड पे टू द गेनर ऑन डे टू डे बेसिस. तो जो मार्जिन होती है जिसको मार्केट में लॉस हुआ, दो कॉन्ट्रैक्टर है, एक मैं हूं एक आप है. ठीक है, आपने 100 रुपए में मैंने बाय किया, आपने उसको 100 सेम प्राइस में सेल किया. ठीक है, तो अगर आपने सेल किया और प्राइस चला गया 105, तो 5 रुपीज मेरे को सेम डे में मिल जाएगा. ठीक है, और आपका वही मार्जिन से 5 रुपीज कट जाएगा. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल. सपोज अ ट्रेडर बॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन May 24, trading at 22,250. So he paid a margin of 55,625. At the end of the day, Nifty future contract closed at 22,308. ओके, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट? 58 पॉइंट. तो ओवरऑल MTM गेन फॉर द डे इज 58 रुपीज इंटू 25 मीन्स 41,468. ओके, तो मनी विल बी क्रेडिटेड टू द ट्रेडर अकाउंट and next day the trader position will start from 22,308. All clear? Yes, sir. Okay, MTM. Okay.